नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप जब से अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, तब से उन्होंने विभिन्न प्रकार की घोषणाएँ की हैं, जिससे ग्लोबल लेवल पर बहुत सारे घटनाक्रम प्रस्तुत हो रहे हैं। लेकिन कल यानी 2 अप्रैल को उन्होंने टैरिफ को लेकर जो डिक्लेरेशन किया है, उससे पूरे विश्व में हलचल मची हुई है। एक जियोपॉलिटिकल सिनेरियो क्रिएट हो रहा है और भविष्य में क्रिएट होने की संभावना है। तो आज की इस विशेष क्लास में हम बात करेंगे कि ये जो टैरिफ है, वो किस प्रकार से लगाया गया है, उसका उद्देश्य क्या है और भारत के संदर्भ में इसमें क्या-क्या चुनौतियाँ और क्या अवसर हो सकेंगे। तो हम शुरू कर लेते हैं फटाफट से। अ, ये टैरिफ को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब द्वारा 2 अप्रैल 2025 को उन्होंने एक नए टैरिफ की घोषणा की। टैरिफ जिसे हिंदी में प्रशुल्क भी कई बार बोल देते हैं, क्योंकि जब भी वैश्विक व्यापार की बात होती है और वैश्वीकरण के दौर में जब हम रह रहे हैं और ये वैश्वीकरण जो कि अमेरिका के द्वारा ही प्रस्तुत किया गया था 1991 में, जिसे एलपीजी मॉडल भी कहा गया था। और इसका मतलब ये था कि वस्तु, सेवा, तकनीक, विचार, पूंजी, संस्कृति, आवागमन और ये सारी चीजें जो है मुक्त रूप से, निर्बाध रूप से इनकी आपूर्ति सुनिश्चित हो, प्रवाह आराम से बह सके इनका, और एक देश में उत्पन्न होने वाले कोई वस्तु या सेवा दूसरे देशों तक आसानी से पहुंच सके, इसके लिए प्रशुल्क और गैर प्रशुल्क जो बाधाएं होती है, टैरिफ्स और नॉन टैरिफ्स जो बाधाएं होती हैं, उनको न्यूनतम किया जाए, उनको कम किया जाए। लेकिन कल जो घोषणा की गई है, बिल्कुल वो वैश्वीकरण के उलट वो घोषणा दिखाई देती है, जहां उन्होंने टैरिफ का जो प्लान है उसको उन्होंने अमेरिका के संदर्भ में लिबरेशन डे का नाम दिया। उन्होंने क्या कहा है, ट्रंप कहते हैं कि टैरिफ जो है अमेरिका की आर्थिक स्वतंत्रता की घोषणा के रूप में प्रस्तुत किया है। और अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि आज लिबरेशन डे है, जिसका अमेरिका लंबे समय से इंतजार कर रहा था। उन्होंने कहा आज का दिन अमेरिकी उद्योग के पुनर्जन्म और अमेरिका को फिर से समृद्ध बनने के तौर पर याद किया जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से हमने बीबीसी की वेबसाइट से ये ली है स्लाइड्स। तो अमेरिका ने विदेशों से आने वाले सारे सामान पर टैरिफ लगाया, ये सबसे पहली लाइन है। हालांकि आगे हम देखेंगे कुछ सामानों पर टैरिफ से छूट मिली है। और टैरिफ का मतलब है कि दूसरे देशों में जब कोई सामान आता है, यानी आयात होता है अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन के अंतर्गत, उसको हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत, तो उस पर कुछ प्रशुल्क एक्स्ट्रा लगा दिया जाता है, जिससे कि वो आयात जो होता है वो महंगा हो जाता है और उसकी कीमत बढ़ जाती है। और इसका उद्देश्य मुख्य रूप से अपने जो घरेलू उद्योग होते हैं उनको संरक्षण देना होता है, और साथ ही व्यापार घाटा, यानी आयात और निर्यात के मध्य का जो अंतर है, निर्यात कम है, आयात ज्यादा है, तो उससे जो व्यापार घाटा उत्पन्न होता है, उस व्यापार घाटे की भरपाई करना इसका मूल उद्देश्य होता है। देश इस प्रकार की कुछ घोषणा करते रहते हैं, लेकिन चूंकि कल की हमने क्लास में बात की थी कि अमेरिका की प्रधानता आर्थिक रूप से विश्व भर में रही और वैश्वीकरण के कारण सारी अर्थव्यवस्था जब एक दूसरे जुड़ी हुई है, तो अमेरिका ने जब टैरिफ की मात्रा बढ़ा दी, और बढ़ा नहीं दिया बल्कि बहुत ज्यादा मात्रा में जब बढ़ाई है, तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव जो है ग्लोबल लेवल पर क्रिएट हो रहा है। भारत पर 26%, यूके पर 10%, यूरोपीय संघ पर 20% टैरिफ, कुछ देशों पर 9 अप्रैल से 50% तक टैरिफ लगाए जाने की योजना है। मोदी पर ट्रंप ने बोला कि आप मेरे दोस्त, लेकिन आप हमारे साथ सही नहीं कर रहे थे। ये भारत और अमेरिका के रिलेशन के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बिंदु आगे हम देखेंगे। और इटली से कोलंबिया तक आलोचना हो रही है, ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि ये दोस्त का काम नहीं। तो ये कुछ खैर न्यूज की कुछ खबरें हैं, हम आगे इस पे बढ़ते हैं। ट्रंप ने भारत समेत कई देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ, यानी जैसे को तैसा हम बोल देते हैं कई बार। रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है कि जिस देश ने जितना टैरिफ लगाया, हम उतना टैरिफ उस पर लगा देंगे। यानी अमेरिका फर्स्ट की जो नीति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनाई है, 2017 में भी जो उनका पहला कार्यकाल जब हुआ था, वहां पर भी वो इस चीज के लिए जो है जाने गए थे कि उन्होंने अमेरिका फर्स्ट का नारा लगाया था। बाय अमेरिकन हायर अमेरिकन की उन्होंने बात की थी। अमेरिका की जो कंपनी जो विदेशों में व्यापार कर रही थी, उनको अमेरिका लाने के लिए उन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स में उस समय कमी कर दी थी। और बहुत सारे जो देशों से आने वाले जो लोग थे, उनके लिए वीजा नियम उन्होंने कठोर बना दिए थे। तो ऐसे बहुत सारे फैसले उन्होंने उस समय भी किए थे। अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से अमेरिका को वापस जो है बाहर रखने की कवायद उन्होंने उस समय की थी। अपने दूसरे कार्यकाल में वो अब बहुत तेजी के साथ इस प्रकार की व्यवस्थाओं में शामिल हैं। तो रेसिप्रोकल टैरिफ, जिसे उन्होंने डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ का नाम दिया है। व्हाइट हाउस ने करीब 100 कंट्रीज की सूची जारी की है जिन पर डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया है। इस सूची में कुछ ऐसे देश भी हैं जिन पर उतना ही टैरिफ लगाया गया है जितना उन्होंने अमेरिका पर लगाया है। मतलब जैसे को तैसा, इसलिए मैंने कहा रेसिप्रोकल टैरिफ बोला जाता है इसको। इसके अलावा 10% का एक बेसलाइन टैरिफ भी लगाया गया है। तो बेसलाइन टैरिफ का सामना करने वाले देशों की एक लिस्ट है। ये ब्रिटेन है, आप देख सकते हैं, यूरोप का देश है, ये दक्षिण पूर्वी एशिया का देश है, अफ्रीका का देश है, ये प्रशांत क्षेत्र में, हिंद प्रशांत क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ये शामिल हो गए। मिडिल ईस्ट से टर्की इसमें शामिल हो गया है। और दक्षिण अमेरिका से इसमें देख सकते हैं कोलंबिया, अर्जेंटीना, ये कंट्री शामिल हो गई है। फिर अल सल्वाडोर है, यूएई है और सऊदी अरब है। तो कुछ देशों की इस प्रकार लिस्ट, यानी कि और 100 देशों की जब बात की जाती है, तो आप समझिए कि विश्व में लगभग 200 देशों की हम बात करते हैं। 193 राष्ट्र तो यूनाइटेड नेशन के जो है मेंबर है, महासभा के मेंबर है। और 200 देश पूरे वर्ल्ड लेवल पर जब हम बात करते हैं, उसमें से आधे देशों पर अगर इस प्रकार की बात की जाती है, तो ये बताता है कि जो ग्लोबल सप्लाई चेन है, विश्व भर में जो राष्ट्रों की जो व्यापारिक निर्भरता है, उस पर निश्चित रूप से प्रभाव उत्पन्न होंगे। कुछ जगह प्रभाव नेगेटिव रूप से उत्पन्न होंगे, कुछ जगह इन प्रभाव में नेगेटिविटी के मध्य भी, जैसे आपदा में अवसर, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, कोविड के समय से ये बात उन्होंने बड़ी लोकप्रिय बनाई कि आपदा में भी अवसर निकाले जा सकते हैं। तो कई जगह ये सकारात्मक भी हो सकेंगे, वो देखते हैं हम।
ट्रंप ने मेक्सिको और कनाडा को लेकर थोड़ी सी नरमी दिखाई है, ये एक विशेष बात दिखी, क्योंकि जब से राष्ट्रपति बने उन्होंने ग्रीनलैंड को लेकर, पनामा नहर को लेकर, मेक्सिको को लेकर, कनाडा को लेकर बहुत सारे इस प्रकार के बयान उन्होंने दिए। उनका अमेरिका का विस्तारवाद, अमेरिका का प्रभुत्व जो उसमें दिखाई देता था, लेकिन यहाँ उन्होंने कुछ इसमें नरमी दिखाई और इसमें नई टैरिफ घोषणाओं में कनाडा और मेक्सिको का उल्लेख नहीं है, ये एक विशेष बात है। व्हाइट हाउस ने कहा कि इन दोनों देशों के साथ पिछले आदेशों में निर्धारित किए गए ढांचे के तहत ही काम करेंगे। इस पर खैर हम कभी और बात कर सकेंगे। आज मूल बात टैरिफ की चल रही है, जो कि लगाया गया है। जहां नहीं लगाया गया उसकी बात अभी नहीं कर रहे हैं हम, है ना। स्पेसिफिक रेसिप्रोकल टैरिफ का सामना करने वाले कुछ देशों में ये कुछ लिस्ट हमने ली है। यूरोपीय संघ पे 20%, चाइना पे आप देख सकते हैं 34% है। चाइना और अमेरिका पिछले कई वर्षों से ट्रेड वॉर में शामिल हैं, करेंसी वॉर में शामिल हैं। अब एक नई टैरिफ वॉर निश्चित रूप से है, क्योंकि चीन जो है वो अमेरिका का प्रमुख प्रतिद्वंदी है और उस चाइना के जो चाइना के विस्तारवाद को रोकने के लिए अमेरिका ने कई सारी पॉलिसीज अपनाई है। इंडो पैसिफिक कूटनीति अमेरिका की इसी मायने में अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। चाइना और रशिया का जो गठबंधन है उसको रोकने की कोशिश उसके द्वारा की जाती है। दूसरी तरफ चीन जो है ब्रिक्स जैसा संगठन या शंघाई सहयोग संगठन या दक्षिण पूर्वी एशिया में अपना प्रभाव या हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपना जो प्रभाव है या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चीन बनाता है, तो उसके मूल में भी ये बात होती है कि वो अमेरिका को हटाकर और विश्व के नंबर 1 महाशक्ति बनना चाहता है ना। ये एक शक्ति संघर्ष है विश्व का। तो ये इस प्रकार की एक लिस्ट है। फिर आगे बढ़ते हैं फटाफट से हम। इसमें इन पर टैरिफ की गाज गिरी है। देखिए न्यूज में इस प्रकार की लैंग्वेज बनाई जाती है, तो वो हमने स्क्रीनशॉट लिए हैं। तो डायमंड और ज्वेलरी, कार और कारों के एसेसरीज, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय बार बार चर्चित हो रहा है कि कारें बड़ी, जो कारों पर टैरिफ लगाने देने से अमेरिका में कारें बहुत महंगी हो जाएंगी। अच्छा, फिर ये भी एक पक्ष इसका देखा जा सकता है कि जिन देशों के साथ व्यापार होता है उसमें अमेरिका के साथ कौन से देश किस चीज का आयात और कौन से देश किस चीज का निर्यात करते हैं, तो वो चीजें फिर टैरिफ के आधार पर प्रभावित हो सकेंगी। तो डायमंड और ज्वेलरी ये महंगी हो जाएंगी, कारों के एसेसरीज, रिफाइंड पेट्रोलियम, रेडीमेड गारमेंट्स और टेलीकॉम का सामान। तो ये तो टैरिफ पे है। टैरिफ से छूट जिनको मिली है, फार्मास्यूटिकल, भारत पर जब टैरिफ के प्रभाव की बात आ रही है, तो इसमें भारत के सुकून की बात यह है कि भारत की जो फार्मा इंडस्ट्री है, अमेरिका के साथ बहुत ज्यादा उसका व्यापार होता है, तो फार्मा इंडस्ट्री को राहत मिली है, उस पर टैरिफ से उसको छूट मिली है, तो भारत के लिए पॉजिटिव व्यवस्था है। फिर तांबे की व्यवस्था है, सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर का जो संदर्भ है, हम जानते हैं ताइवान की एक बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति है, ठीक है। और तो अमेरिका ताइवान के साथ लगातार अपने संबंध महत्वपूर्ण बनाते चल रहा है, ताकि चाइना को जो है पूर्वी एशिया में प्रतिसंतुलित किया जा सके। लकड़ी का सामान, ऊर्जा उत्पाद और महत्वपूर्ण खनिज, तो इन पर टैरिफ से छूट दी गई है। फिर इन टैरिफ्स के भू राजनीतिक प्रभाव, जियोपॉलिटिकल इफेक्ट हर चीज के होते हैं आजकल। मैंने कहा है कि बहुत जल्दी एक जियोपॉलिटिकल जो विषय है उसको मैप से हम एशिया, यूरोप को लेकर मुख्य रूप से हम जियोपॉलिटिकल सिनेरियो पर भी क्लास लेकर आएंगे बहुत जल्दी, ठीक है। तो अमेरिका और चीन के बीच पहले ही व्यापार युद्ध चल रहा था, जैसे मैंने भी कहा, लेकिन 54% टैरिफ लगाने से और बढ़ सकता है। 54% आप सोच सकते हैं कि 100 रुपए की चीज जो है, जो 100 रुपए जिसकी लागत पड़ रही थी, वो 154 हो जाती है। तो निश्चित रूप से इससे आयात घटता है। जब आयात घटता है तो आप समझ सकते हैं कि जो कंपनियां निर्यात कर रही थी, जब उनकी वहां दूसरे देश में डिमांड ही कम हो जाएंगी, तो उन कंपनियों को घाटा होगा। जब घाटा होगा तो उनको छटनी करनी पड़ेगी, प्रोडक्शन अपना रोकना पड़ेगा, जिससे उनके प्रॉफिट में कमी आएगी। उस देश, जिस देश की कंपनी, उसका रेवेन्यू में जो है वो लॉस होगा। चीन भी अमेरिकी उत्पादों पर जवाबी शुल्क लगा सकता है, जिससे दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध और खराब होंगे। चीन जो है दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब है, हम सब जानते हैं। चाइना जो है, जिसने अपना डेवलपमेंट किया बहुत तेजी के साथ, एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित हुआ और दुनिया भर में जब अपना विस्तारवाद फैलाता है, चाहे वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की रणनीति के माध्यम से हो, चाहे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से हो, लगातार वो मैन्युफैक्चरिंग जो चीजें हैं उनका एक्सपोर्ट करता है, उन्हीं को वो स्टैब्लिश करने की कोशिश करता है, जिससे टैरिफ से ग्लोबल सप्लाई चेन बाधित हो सकती है। हम जानते हैं कोविड, रशिया यूक्रेन संघर्ष, मध्य पूर्व के संकट, इसकी वजह से ऑलरेडी ग्लोबल सप्लाई चेन जो है बाधित हो रखी है, और अब ये टैरिफ इस प्रकार का आता है तो निश्चित रूप से ग्लोबल सप्लाई चेन बाधित होगी, और जब ये बाधित होती है तो अर्थव्यवस्था में मंदी की जो संभावना है वो बहुत ज्यादा प्रबल हो जाती है। अमेरिका और चीन के तनाव से चाइना रूस के करीब आ सकता है। ये हम बार बार कह रहे हैं कि चीन और रूस का गठबंधन बड़ा तेजी से मजबूत हो रहा है, और जब अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रशिया यूक्रेन युद्ध के बाद रशिया पर भारी मात्रा में प्रतिबंध लगाया, खासकर उसके जो एनर्जी सेक्टर को लेकर प्रतिबंध लगाए थे, उसके साथ व्यापार वगैरह ना किया जाए, तब चीन ने रशिया के लिए एक व्यापारिक बाजार जो है अपना देश का खोला, जिससे रशिया जो है वहां निर्यात कर पाया और रशिया को एक विदेशी मुद्रा प्राप्त हो पाई थी। तो अब ये व्यवस्था चीन को और रूस के करीब कर सकते हैं, जिससे एशिया में और नए गठबंधन बन सकते हैं। यूरोपीय संघ ने अमेरिकी टैरिफ को अनुचित और आक्रामक बताया, क्योंकि यूरोप जो है हमेशा से, देखिए अमेरिका के, पश्चिमी यूरोप तो अमेरिका के साथ ही रहा है, चाहे वो नाटो के संदर्भ में, चाहे यूरोपीय संघ के, लेकिन पिछले कुछ समय से हमने जब राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा यूक्रेन के संदर्भ में नीति की बात करी थी, तो उस समय भी हमने देखा था, और मैं आगामी समय में और उस पर बात कर लूंगा कि जो यूरोप है उसको अपनी सुरक्षा खुद करनी चाहिए, या अमेरिका जो है यूक्रेन की सुरक्षा के लिए जो पैसा खर्च कर रहा है उसमें वो कमी करेगा। और तो इससे नाटो और अमेरिका के जो संबंध है, यूरोपीय संघ अमेरिका के संबंध में पहले ही तनाव चल रहा है, और जब इस प्रकार का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया जाता है तो इससे निश्चित रूप से भविष्य में संबंध और भी मुश्किल स्थिति को क्रिएट कर सकते हैं। वहां नाटो में अमेरिका यूरोप सहयोग को भी प्रभावित कर सकता है। फिर आगे बढ़ते हैं।
इन टैरिफ के भू राजनीतिक प्रभाव की चर्चा करें, अमेरिका में उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतें बढ़ेंगी जिससे ग्लोबल इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। देखिए, जब वहां वस्तुएं जो आ रही हैं वो महंगी होंगी निश्चित रूप से, तो लोगों की आमदनी को प्रभावित करेगा। तो पहले तो ये क्या करेगा, तेजी लेकर आएगा अर्थव्यवस्था में, है ना, इन्फ्लेशन आएगा, और तेजी का फिर आखिरी परिणाम जो है मंदी के रूप में आता है। जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं वो जानते हैं कि तेजी और मंदी का एक चक्र चला करता है। तेजी को फिर तुलनात्मक रूप से मंदी से ज्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि तेजी रोजगार पैदा करती है, निवेश पैदा करती है, प्रॉफिट वो पैदा करती है, ठीक है ना। आप कम सामान खरीद पाओगे, लेकिन जेब में चूंकि पैसा आता है, चीजें आप क्रिएशन करते हो, आप प्रोडक्शन करते हो, है ना, आप रोजगार प्राप्त करते हो, स्वरोजगार प्राप्त करते हो, तो भले जो है ये कहा जाता है कि तेजी की स्थिति में व्यक्ति की आधी रोटी छिनती है, अब चीजें महंगी हो जाती है, लेकिन मंदी में तो उसकी पूरी रोटी ही गायब हो जाती है। तो मंदी बहुत खतरनाक स्थिति होती है। सन 2008 में वैश्विक जो मंदी आई थी, जिससे अमेरिका के बहुत सारे वित्तीय संस्थान भी प्रभावित हो गए थे। ये देखा गया दो महायुद्धों के बीच में भी तीसरा की जो विश्वव्यापी मंदी आज भी वो याद की जाती है। तो ये थोड़ा सा कठिनाई हो सकती है वहां। टैरिफ का असर तेल की मांग और आपूर्ति को भी प्रभावित कर सकता है, वैश्विक व्यापार को अस्थिर कर सकता है। ग्लोबलाइजेशन से डी ग्लोबलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो सकती है। डी ग्लोबलाइजेशन शब्द याद रख लीजिए, ये व्यापारिक संरक्षणवाद के संदर्भ में काम आता है। इसका मतलब ये है कि जो वस्तुओं और सेवाओं का जो मुक्त प्रवाह है उसमें रुकावट आ सकती है, आयात और निर्यात जो है उसमें कटौतियां हो सकती हैं, और इसका जबरदस्त रूप से प्रभाव पड़ेगा। तो वैश्वीकरण की उल्टी दिशा इसको कहा जा सकता है। एनईडब्ल्यू आर्थिक ध्रुवीकरण, जो इकोनॉमिक पोलराइजेशन देखने को मिल सकता है। दुनिया में नए आर्थिक ब्लॉक बन सकते हैं, नए व्यापार क्षेत्र बन सकते हैं, नए मुक्त व्यापार समझौते इससे हो सकते हैं। राष्ट्रों का जो झुकाव है वो दूसरे देशों की तरफ, जैसे अमेरिका तक था अभी झुकाव, अब दूसरे देशों में वो अपने बाजार तलाश सकते हैं, नए आर्थिक विकल्प वो खोज सकते हैं। भारत, चीन, रशिया, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों का गठबंधन ब्रिक्स लगातार जो है अमेरिका के डॉलर की एक वैकल्पिक मुद्रा और उसको एक प्रति संतुलित करने की लगातार कोशिश में लगा हुआ है। और आरसीईपी जो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, आसियान की जो कंट्रीज हैं और चाइना जो है वो एक मुक्त व्यापार के रूप में जो काम कर रहे हैं हिंद प्रशांत क्षेत्र में, वो अमेरिका की टैरिफ नीति का मुकाबला करने के लिए और भी ज्यादा एकजुट हो सकते हैं। फिर अमेरिका का संरक्षणवाद जो है वो चीन को वैश्विक व्यापार का नया नेता बनने का मौका दे सकता है। मैंने जैसे पहले कहा कि चीन जो है वो मुद्रा का लगातार अवमूल्यन करके करेंसी वार क्रिएट करता है, ट्रेड वार क्रिएट करता है। अब अमेरिका की टैरिफ वॉर क्या प्रत्युत्तर देने के लिए वो भी यदि इस प्रकार के रेसिप्रोकल टैरिफ जो है बढ़ा दे या वो उल्टा कर दे, है ना, समझिए कि विभिन्न जो देश हैं जिनको अमेरिका में सामान बेचना महंगा पड़ रहा है, यदि उनके लिए टैरिफ घटा दे तो ऐसी स्थिति में वो देश चीन के साथ व्यापार करने लगेंगे, है ना। तो आने वाले दिनों में देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। और ये टकराव यदि बढ़ता है तो इससे वैश्विक मंदी का जो खतरा है वो भी पैदा हो सकता है। बहुत अच्छी हमें देखिए सूचना मिल पाई है, बहुत अच्छी जो ऑथेंटिक न्यूज़पेपर्स, ऑथेंटिक जो वेबसाइट्स हैं और वहां से हमें ये सूचना मिल पाई है, तो ये आपके निश्चित रूप से काम आएगी आगामी एग्जाम के लिए। बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है। फिर इस टैरिफ के फिर वापस भू राजनीतिक प्रभाव देखिए, अमेरिका के टैरिफ से दुनिया के कई देश डॉलर आधारित जो व्यापार है उससे बचने की कोशिश कर सकते हैं, स्थानीय मुद्रा में व्यापार कर सकते हैं। जैसे रशिया और भारत ने रुपया रूबल व्यापार किया था अभी रशिया यूक्रेन युद्ध के बाद की जो स्थिति थी उस संदर्भ में। क्रिप्टो करेंसी है, डिजिटल जो मुद्राएं हैं उनका उपयोग बढ़ सकता है। ब्रिक्स अपनी एक वैकल्पिक मुद्रा को प्रस्तुत कर सकता है, ठीक है। तो ये ब्रिक्स कंट्रीज और खाड़ी देश जो है स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे अमेरिका का जो इकोनॉमिक हेजेमनी है, आर्थिक जो वर्चस्व, आर्थिक जो प्रधानता है वो कमजोर हो सकती है। ब्रिक्स देश पहले ही डॉलर आधारित व्यापार को कम करने की योजना बनाई है। नई ब्रिक्स करेंसी या डिजिटल मुद्राएं अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व को चुनौती दे सकती हैं। अमेरिका व्यापारिक प्रतिबंध लगाता है तो दुनिया डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी की ओर बढ़ सकती है। अमेरिका ने दशकों तक मुक्त व्यापार का नेतृत्व किया, लेकिन खुद टैरिफ लगाकर अब वो संरक्षणवाद अपना रहा है। इससे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उसकी आलोचना हो सकती है निश्चित रूप से, क्योंकि अमेरिका ही है जो व्यापारिक उदारीकरण की नीति को लेकर आया था। एक समय था जब रोनाल्ड रीगन 80 के दशक में सोवियत संघ के राष्ट्रपति नेता मिखाइल गोर्बाचोव को अमेरिका ले गए थे और उनको समझाया कि व्यापारिक उदारीकरण में जहां आयात निर्यात होता है, मुक्तता रहती है व्यापार में, मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था आती है, वहां देखिए लोग कितने खुश हैं, ठीक है। और अब जो है वो इस प्रकार की उस वैश्वीकरण की उलट नीति पर चलता है, तो निश्चित रूप से अमेरिका को आलोचनाओं का सामना करना पड़ सकता है। और फिर अमेरिका के टैरिफ से डब्ल्यूटीओ की भूमिका कमजोर होगी। डब्ल्यूटीओ का एस्टेब्लिशमेंट इसी उद्देश्य से किया गया था कि वैश्विक व्यापार का नियमन हो सकेगा, बहुपक्षवाद पर ही आधारित होगा और व्यापार का सरलीकरण होगा उदारीकरण की नीतियों के माध्यम से। अब ये उसमें कमजोरी आ सकती है वहां। साथ ही G20 और अन्य वैश्विक मंचों में अमेरिका के खिलाफ भी इसमें एक माहौल क्रिएट हो सकता है, वहां अमेरिका की आलोचना हो सकती है। और यदि अमेरिका उनसे अपना हाथ खींचता है तो निश्चित रूप से ये विश्व की भावी व्यवस्था के लिए चीज सही नहीं होगी। अब हम देखते हैं भारत पर जो प्रभाव है, क्योंकि कोई भी ग्लोबल पर्सपेक्टिव आजकल जब हम पढ़ते हैं तो पहले तो उस ग्लोबल पर्सपेक्टिव को पढ़िए आप, घटनाक्रम को, फिर उसके प्रभाव और फिर भारत के साथ उसका रिलेशन हमें जरूर देखना है। एक जबरदस्त ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करने वाले हैं हम और एक दुनिया की जबरदस्त इकोनॉमी, जबरदस्त पावर है भारत, तो निश्चित रूप से ये जो व्यवस्था है इसमें प्रभाव होना स्वाभाविक है। ये देखिए इमेज यहाँ पर ली है, तो ट्रंप ने कल जब अपना भाषण दिया तो उसमें भी उन्होंने भारत का जिक्र किया लगातार। ट्रंप ने भारत पर 26% डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा की। व्हाइट हाउस के मुताबिक भारत अमेरिका पर 52% टैरिफ लगाता है, तो उन्होंने 26 टैरिफ की घोषणा की। हालांकि अभी व्हाइट हाउस से जो आधिकारिक आदेश आया उसमें 27% टैरिफ आया है। ऐसी विसंगति वहां कई देशों के संदर्भ में दिखाई दी है। अभी वो हो सकता है कोई करेक्शन आदेश वो जारी करे अमेरिका, तो 26-27% दोनों का संदर्भ भारत के साथ आ रहा है।
टैरिफ की घोषणा करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत का जिक्र किया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी कुछ ही दिन पहले यहाँ से गए हैं और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, पर मैंने उनसे कहा कि आप मेरे दोस्त हैं लेकिन आप हमारे साथ सही नहीं कर रहे। इस प्रकार की बयानबाजी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चलती है ना, तो एकदम से वो बहुत चौंकने की जरूरत नहीं है, पढ़ते हैं जब तो पता चलता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ये कूटनीतिक उपाय माने जाते हैं ना। ट्रंप ने कहा वे हमें 52% चार्ज कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं, इस लिहाज से हम उनसे लगभग ना के बराबर चार्ज कर रहे हैं कई वर्षों और दशकों से, ठीक है। अब 9 अप्रैल से भारतीय निर्यात को 27% टैरिफ का सामना करना होगा। जैसे मैंने कहा कि 26% कल की घोषणा में था, अभी व्हाइट हाउस ने जो आधिकारिक आदेश जारी किया उसमें 27% है। हालांकि ट्रंप ने जो टैरिफ चार्ज जारी किया उसमें भारत पर 26% की बात की, लेकिन आधिकारिक आदेश में 27% टैरिफ का जिक्र है। ऐसी अनियमितताएं अन्य देशों को लेकर भी देखी गई है, हो जाता है कई बार, उसका भी कोई संदर्भ हो सकता है, जल्दी क्लियर हो जाएगा न्यूज़पेपर वगैरह में। भारतीय कंपनियों का मुनाफा कम हो सकता है और वे अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धा में पिछड़ सकती हैं, क्योंकि हमारा जो सामान है महंगा हो जाएगा, तो जो अन्य देशों की कंपनियां हैं या अमेरिका की कंपनियां, उनसे हमारी कंपिटेंस, हमारी जो प्रतिस्पर्धात्मकता है वो कम हो जाएगी, है ना। तो इससे निश्चित रूप से हमारा जो निर्यात है वो घट सकता है और हमारी जो इकोनॉमी को जो बूस्ट मिलना चाहिए उसमें कटौती हो सकती है। अमेरिका भारत के शीर्ष निर्यात जो गंतव्य है, टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन में एक है, इसलिए टैरिफ सीधा असर डालेगा। बढ़ा हुआ टैरिफ भारतीय कंपनियों की प्रतिस्पर्धात्मकता, जो कॉम्पिटिटिवनेस होती है, उसको कम कर देगा। निर्यात घटने से रुपए पर दबाव पड़ेगा। डॉलर ही एक वैश्विक मुद्रा के मापन के लिए काम आता है, मैंने कल भी बात की थी, तो वहां रुपए की स्थिति डॉलर की तुलना में कमजोर हो सकती है और इससे जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पर असर पड़ सकता है ना, क्योंकि ज्यादा रुपया देकर कम डॉलर प्राप्त होगा। आप इसको ऐसे समझिए, है ना, कि जैसे $1 के मुकाबले मतलब $1 से 80 रुपए की बात हो रही है, अब अगर रुपया कमजोर हो गया तो उसका अलग असर पड़ेगा। तो मुद्रा और निवेश दोनों पर इससे असर पड़ेगा, जो विभिन्न प्रकार के आर्थिक संकटों को प्रस्तुत कर सकता है। भारत के लिए चुनौतीपूर्ण समय हो सकता है, लेकिन हमने एक पॉजिटिव देखी इसमें, बहुत अच्छी बातें आई हैं कि भारत के लिए आत्मनिर्भर बनने का भी अवसर है। भारत अभी इन नीतियों को एनालिसिस कर रहा है, विश्लेषण कर रहा है और बहुत जल्दी भारत इस पे निश्चित रूप से भारत सरकार की ओर से कुछ निश्चित रूप से बयान आएंगे और महत्वपूर्ण चीजें होंगी, उस पर मैं आगे बात करूंगा। आप तो पढ़ते रहिए शानदार तरीके से। भारत अपनी व्यापारिक रणनीति को बदलकर नए बाजारों की ओर ध्यान देगा। टेक्नोलॉजी, फार्मा, निर्यात आधारित उद्योगों को नए अवसरों की तलाश करनी होगी। भारत जो है वो यूरोपीय संघ, रशिया, चाइना, यूएई, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार बढ़ा सकता है। मेक इन इंडिया के तहत घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देगा, ठीक है। तो हमारे लिए अवसर पैदा हो सकते हैं इसमें। भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौता जो कई वर्षों से 15-16 वर्षों से जो अभी बातचीत के चरण में ही है और मूर्त रूप नहीं दिया सका, वो पूरा हो सकता है, जिससे भारत को एक बड़ा बाजार मिलेगा। भारत रशिया और खाड़ी देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा देगा ताकि अमेरिकी टैरिफ से होने वाले नुकसान की भरपाई की जा सके। चीन और बांग्लादेश के निर्यातकों पर ऊंचा टैरिफ लगने से भारतीय जो टेक्सटाइल उत्पादक हैं वो अमेरिका में अपनी जगह बना सकते हैं। तो आपदा में अवसर की जो स्थिति है ये हम यहाँ देख पा रहे हैं, ठीक है। और फिर भारत, अब इसके लिए जो हमें काम करने होंगे, ये काम है कि अगर भारत अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर काम करे, ठीक है, हमारी जो प्रक्रियागत जो चुनौतियां हैं उनको हम दूर करें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हम सही करें, एक निवेशकों के लिए हम अच्छा माहौल क्रिएट करें, जो सुरक्षात्मक उपाय हैं, जो आर्थिक उपाय हैं, ठीक है ना, उनको हम ठीक कर लें। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हम कर लें, रोड अच्छे बना लें, रेलवेज अच्छे कर लें, एविएशन सेक्टर अच्छा हम कर लें, इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको हम अच्छा कर लें, ठीक है ना, और हमारी जो ब्यूरोक्रेटिक व्यवस्थाएं हैं उनमें जो सुधार अपेक्षित हैं वो हम कर लें, नियम कानूनों की हम सरलता प्रस्तुत कर दें, तो निश्चित रूप से वो निवेशक, वो कंपनियां, वो निर्यातक जो अमेरिका के बाजारों में अब उनके लिए जाना इसलिए कठिन है क्योंकि उनका सामान वहां महंगा हो गया, वो अब भारत को रुख कर सकते हैं और 2 बड़े देश, 4 बड़े देश आपस में मिलकर कुछ संगठन, समूह, मुक्त व्यापार समझौते कर सकते हैं। तो भारत को निश्चित रूप से इसमें फायदा मिल सकता है। तो भारत जो है पैकेजिंग, टेस्टिंग और सस्ते चिप की मैन्युफैक्चरिंग की जगह ले सकता है और भारत को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की ओर बढ़ना होगा, लॉजिस्टिक और आधारभूत ढांचे में निवेश करना होगा, नीतिगत स्थिरता बनाए रखनी होगी। अगर ये शर्तें पूरी हो जाती हैं तो तय मानिए कि भारत आने वाले समय में एक प्रमुख वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट हब बनने की बहुत अच्छी स्थिति में है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो क्लास है पिछली सभी क्लासेस की तरह ये भी अत्यधिक महत्वपूर्ण रहेगी। आप देख रहे होंगे पिछले कुछ दिनों से लगातार मैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के उन महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहुत तेजी के साथ 20 से 25-30 मिनट के अंदर हम बात कर रहे हैं। महत्वपूर्ण स्लाइड्स, महत्वपूर्ण जो है उसमें पीपीटीज वगैरह हमारी टेक्निकल टीम तैयार करके देती है, उसकी मैं व्याख्या कर रहा हूं ताकि आगामी एग्जाम में ये शानदार तरीके से काम आए। जिस भी एग्जाम की को लेकर आप इन क्लासेस को देख रहे हैं, आप समझिए यदि इंटरनेशनल रिलेशन और करंट अफेयर से रिलेटेड वहां क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि आते हैं, तो कक्षाएं बहुत ज्यादा लाभदायक होंगी। इसलिए निवेदन है मेरा कि इन कक्षाओं को आप पूरा देखें, स्पीड थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। वैसे मैं तेजी से ही बोल रहा हूं इन क्लासेस में समय बचाने के लिए, और पैनल पीडीएफ इनके हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो है हमारी टीम अवेलेबल करा देती है। उम्मीद करता हूं आज की क्लास भी शानदार रही होगी। देखिए इन क्लासेस को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जुड़िए और हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। मिलता हूं आप सभी से कल एक नए टॉपिक के साथ, बिल्कुल उत्साह और उमंग के साथ मिलते हैं, बात करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।